अच्छा, हर किसी की लाइफ में ना कुछ गोल्स, एम्बिशन और कुछ सपने होते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। हम पावर, शोहरत और दौलत चाहते हैं और इसके लिए हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं। हम एक के बाद एक गोल अचीव करते जाते हैं पर कभी संतुष्ट नहीं होते। अब ऐसा लगता है जैसे हम रुकना जानते ही नहीं। यहाँ तक कि लोग वर्कaholic बनते जा रहे हैं, जिसका खालियाजाना आखिर में उनकी हेल्थ और माइंड को भुगतना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि अपनी फैमिली, हेल्थ और टाइम को सेक्रीफाइस किए बिना भी क्या सक्सेसफुल होने का कोई और तरीका है? तो इसका जवाब है बिल्कुल है। सक्सेस पाने का एक सीक्रेट है कि आप अपनी लाइफ में स्टिलनेस अचीव करें। अब यकीन नहीं आता ना कि बिजी वर्ल्ड में जहाँ सब कुछ इतना फास्ट हो गया है, जहाँ रुक जाना या अपनी स्पीड कम कर देना कोई ऑप्शन नहीं है। अब जिसे देखो जल्दी में है। हर कोई जल्द से जल्द सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता है। अब लोगों को लगता है कि दिन रात काम करने के बाद उन्हें सक्सेस मिल सकती है, पर सच तो ये है कि ये भागदौड़ कभी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएगी। आज के इस माहौल में ना स्टिलनेस यानी ठहराव की लोगों को बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि स्टिलनेस अचीव कैसे की जाए? क्या स्टिलनेस हमें सक्सेस की तरफ ले जा सकती है? अब आपके ना इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर हम ये बुक समरी लेकर आए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समरी की इस इंटरेस्टिंग जर्नी में। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आप बुक समरीज को सुन सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। और आज जो बुक समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है स्टिलनेस इज द की, जिसे लिखा है रॉयन हॉलिडे ने। और अगर इस बुक की बात करें ना, तो इस समरी में आप उन 3 डोमेन के बारे में जानेंगे जिस पर फोकस करके हम स्टिलनेस को अचीव कर सकते हैं। और ये 3 डोमेन हैं आपका माइंड, सोल और बॉडी। अब सिर्फ माइंड की मत सुनो, बल्कि अपनी चेतना और बॉडी की भी सुनने की ज़रूरत है। अब एक क्लियर माइंड, अच्छी चेतना और हेल्दी बॉडी का हमारी लाइफ में काफ़ी अहम रोल होता है। अब जिनकी हेल्प से ना हम स्टिलनेस अचीव कर सकते हैं। इस समरी में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में बताया गया है जो जाने माने लोगों ने अपनी लाइफ में स्टिलनेस अचीव करने के लिए यूज़ की है, जैसे जॉन एफ कैनेडी, टाइगर वुड्स और माइकल जॉर्डन। अब इनकी कहानी से आपको पता चलेगा कि कैसे स्टिलनेस लोगों को उनकी इच्छा और सपनों को पूरा करने में मदद करती है। स्टिलनेस को अचीव करना वाकई बहुत मुश्किल काम है और मॉडर्न ज़माने में इंसान होने के नाते हमारे लिए रुकना या अपनी स्पीड कम कर लेना मुश्किल है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे फास्ट एक्शन लेते हैं और हमें रिजल्ट भी तो तुरंत चाहिए होते हैं। अब बिना ये समझे कि हमारी लाइफ पर कितना खतरनाक इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ना, एक बार अगर आप स्टिलनेस अचीव कर लेंगे तो उसके बाद दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती और अपने सपने को पूरा करने से नहीं रोक पाएगी। तो चलिए, बुक शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये समरी किसे पढ़नी चाहिए। तो सभी लीडर्स को, एथलीट को, एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, इन सभी को ये समरी ज़रूर पढ़नी चाहिए। और बात करें ऑथर की, तो रॉयन हॉलिडे एक स्पीकर, ऑथर, ब्लॉगर और एक एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने ऑब्स्टेकल इज द की, ईगो इज द एनिमी और द डेली स्टोइक जैसी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं। रॉयन जब 19 के थे तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और एक राइटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। एक फेमस राइटर होने के अलावा वो ब्रॉन चेक के फाउंडर भी हैं, जो एक क्रिएटिव एडवाइजरी फर्म है। तो चलिए, बिना देरी किए बुक समरी शुरू करते हैं। तो चलिए, समरी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, जो कहता है द डोमेन ऑफ द माइंड। अब लाइफ में ना सक्सेसफुल होने के लिए हमें माइंड में ठहराव या शांति डेवलप करनी पड़ेगी। स्टिलनेस को पाना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन ये हमारी लाइफ के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट भी तो है। शांत और ठंडे दिमाग के साथ ही हम अपनी मुश्किलों और चैलेंजेस से लड़ सकते हैं। इसीलिए ना, हमें पास्ट या फ्यूचर की चिंता ना करते हुए सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस रखना चाहिए। हमारा प्रेजेंट हमारे हाथ में है, इसीलिए इसका भरपूर फायदा उठाओ। पहले से ही हार मत मान लो। आराम से बैठ कर ना पहले ये सोचो कि आप राइट ट्रैक पर जा भी रहे हो या फिर नहीं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो, बल्कि कुछ भी डिसाइड करने से पहले 1000 बार सोचो। हमें उन डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना होगा जो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। हमें दूसरों की सलाह पर भी गौर करना चाहिए, फिर चाहे वो हमारे जजमेंट के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब बाद में पछताने से तो अच्छा है कि हम किसी मामले में डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में खूब अच्छे से डिस्कस कर लो, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में उस डिसीजन का हम पर या फिर दूसरों पर कोई नेगेटिव असर पड़े। जब हम इन बातों को सीखेंगे ना और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तब ये दुनिया एक बेहतर जगह बन पाएगी, जहां हम खुशी और सुकून के साथ रह पाएंगे। अभी कुछ दशक ही हुए हैं कि अचानक से दुनिया में काफ़ी बदलाव आ गया है। अब ये हिस्टोरिकल बदलाव जॉन एफ कैनेडी के प्रेसिडेंटशिप के दौरान आए थे। अब 15 अक्टूबर 1962 की बात है, जब कैनेडी सो रहे थे, तब सोवियत ने क्यूबा में पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल बना ली थी और वो ना अमेरिका के तट से सिर्फ 90 मील दूर थी।
अब CIA को पता चला कि सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका के एक बड़े हिस्से को तहस नहस करने की तैयारी कर रहा है। अब ऐसे में ना अगर अमेरिका और USSR के बीच जंग छिड़ जाए तो लाखों लोग मारे जा सकते थे। अब ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसके बारे में जॉन एफ कैनेडी को क्यूबक मिसाइल क्राइसिस पर या दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की कगार पर पहुंचने के 13 दिन पहले सोच विचार करना था। ऐसे में अगर जंग छिड़ जाती तो दुनिया तबाह हो सकती थी। इसीलिए कैनेडी ने इस जंग को रोकने के लिए वही किया जो वो कर सकते थे। प्रेसिडेंट बनने की शुरुआती 1-1.5 साल में ना कैनेडी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। अब उन्हें ना एग्जीक्यूटिव लीडरशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो उन उम्मीदों पर नहीं खरे उतरे जो पब्लिक उनसे एक्सपेक्ट करती। अब कैनेडी ने अप्रैल 1961 में क्यूबा पर कंट्रोल करने की कोशिश की पर नहीं कर पाए। अब वो ना क्यूबन लीडर फिडेल कैस्ट्रो को परास्त होते देखना चाहते थे, पर उसमें भी वो फेल हो गए। फिर जल्द ही क्यूबा के सोवियत प्रीमियर निकिता ख्रुश्चेव कैनेडी को ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगे। अब क्यूबा के सोवियत प्रीमियर ख्रुश्चेव एक लीडर के तौर पर कैनेडी की कमजोरी को भांप चुके थे। उन्होंने न्यूक्लियर हथियार के बारे में कैनेडी से सब झूठ बोला। अब ख्रुश्चेव ये दावा करते रहे कि क्यूबा का न्यूक्लियर हथियार मिसाइल वॉर के लिए नहीं बल्कि देश की रक्षा के लिए, उनका बचाव करने के लिए बनाया गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट होने के नाते कैनेडी की लाइफ का ये सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग टाइम था। अब ये मिसाइल क्राइसिस ना कनाडा की लीडरशिप की परीक्षा ले रहा था। उनके एडवाइजर उन पर मिसाइल साइट को खत्म कर देने पर जोर डाल रहे थे। प्लान ये था कि अचानक से मिसाइल पर अटैक करने के बाद अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देगा। अब ये एक ऐसी एडवाइस थी जिसमें अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो दुनिया तबाह हो सकती थी। अब यानी कि ये उन लाखों करोड़ों लोगों का सवाल था जिनकी जिंदगी अब सिर्फ कैनेडी के हाथ में थी। अब न्यूक्लियर क्राइसिस के वक्त कैनेडी ने किसी भी तरह का प्रेशर अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो अपनी पहले की गलतियों से सबक ले चुके थे, इसलिए जंग करने की बजाय कैनेडी ने सब्र और शांति से काम लिया और खूब सोच समझकर फैसला किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। कैनेडी जानते थे कि ख्रुश्चेव उन्हें एक कमज़ोर लीडर समझते हैं और यही वजह थी कि उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल बनाई थी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि रशिया उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था। कैनेडी मानते थे कि इतना बड़ा रिस्क लेने वाला देश एक हताश कदम उठा रहा है। कैनेडी ने ठंडे दिमाग से काम लिया और वो जानते थे कि गुस्से में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते थे। एक समय से ना उन्होंने एक अग्रेसिव स्ट्रेटेजी को अपनाया। अब उन्होंने ना क्यूबा को घेर लिया, जिससे रशिया और यूनाइटेड स्टेट को अपने अगले कदम के बारे में सोचने के लिए टाइम मिल गया। हालांकि ये सब उतना आसान नहीं था। सबको अपने सिर पर खतरे की तलवार लटकती नजर आ रही थी। अब एक रशियन वॉरशिप बैरिकेड लाइन की तरफ बढ़ रहा था। एक अमेरिकन स्काई प्लेन को मार गिराया था, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई थी। अब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकत देश एक जंग के लिए कमर कसे हुए खड़े थे। अब कोई नहीं जानता था कि दुनिया को और लोगों का क्या हश्र होगा। कैनेडी पूरी शांति के साथ अपने फैसले पर कायम रहे कि अग्रेशन या जंग एक प्रॉब्लम का हल नहीं होता। वो किसी भी दबाव में आकर गलत फैसला नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने ना इस शोर शराबे को ना तो अपने मन पर हावी होने दिया और ना ही खुद को भावनाओं में बहने दिया। कैनेडी मजबूती से अपने फैसले पर अटल रहे और उनकी पूरी कोशिश रही कि हालात उनकी वजह से और ना बिगड़े। कैनेडी की स्ट्रेटेजी थी कि वो ख्रुश्चेव को सोचने का वक्त देना चाहते थे और ठीक 11वें दिन ये सारा मामला खत्म हो गया था। ख्रुश्चेव समझ चुके थे कि वो यूएस को टेस्ट करने में नाकाम रहे, इसीलिए उन्होंने जो मिसाइल बनाई थी उसे हटाने के लिए पेपर पर साइन कर दिया। अब एक लीडर और डिसीजन मेकर को ना हमेशा होने वाले परिणाम के बारे में सोचना चाहिए और कैनेडी ने ना अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए दुनिया को बचा लिया था। वो ऐसी सिचुएशन में भी एकदम ठंडे और शांत दिमाग से सोच पाए जहां पल पल भारी था। अब कैनेडी रुकने या ठहर जाने की अहमियत समझते थे, इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना उन्होंने हर पहलू पर गौर किया। और जॉन एफ कैनेडी को हम वाकई में ना मैन ऑफ स्टिलनेस या शांति प्रिय कह सकते हैं। तो इसी के साथ समरी का ये पार्ट तो यही एंड होता है और अब हम मिलेंगे समरी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।